Keep your back straight, eyes closed. वीडियो चालू रखेंगे, ऑडियो बंद रखेंगे. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Okay. Good evening everyone. आज हमने जो 2 थिंकर लिया है उनमें है एक आचार्य रजनीश और दूसरे हैं महेश योगी. तो सबसे पहले हम लोग महेश योगी के बारे में जानेंगे. महेश योगी का नाम किसी ने सुना है क्या कभी? हाँ या ना बोलेंगे तो भी चलेगा. नहीं मैडम. ओके. ये आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मालूम है? भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. आप बता सकते हो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं. अच्छा, आपको ये मालूम है क्या कि दुनिया में सबसे अमीर योगी कौन है? सबसे ज्यादा पैसे वाला योगी कौन है? ना, योगा में तो सभी रहते हैं पर आजकल तो हम देख रहे हैं जितने योगी हैं वो काफी धनवान हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. लेकिन अभी तक अपने मॉडर्न टाइम में सबसे रामदेव पैसे बाबा. वाला योगी रामदेव बाबा. अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है रामदेव बाबा का कितना होगा अगर हम लोग असेट उनका कैलकुलेट करें तो कितना असेट होगा? कितने करोड़ या कितने अरब रुपए का होगा? आपको कुछ आइडिया है क्या? 10,000 करोड़. 10,000 करोड़, ठीक है. पर ऐसा कोई है जिसका अरबों में संपत्ति है? ऐसा भी किसी योगी के बारे में जानते हो क्या? सदगुरु. सदगुरु का असेट उन्होंने अभी तक डिक्लेयर किया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं उनका असेट. लेकिन आज हम जिस योगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है महेश योगी और उनका जो असेट है वो डॉलर में है 300 मिलियन. अगर आप डॉलर 300 मिलियन को जरा कैलकुलेट करो, सब लोग आपके गूगल में जाके आपके मोबाइल में जरा गूगल में सर्च करेंगे कितना होता है. उसको रुपए में कन्वर्ट कीजिए. चलो करो सभी लोग और मुझे बताएंगे कितना अमाउंट है वो, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो बताइए. कोई तो होगा मैथ्स का, कॉमर्स का, या मैथ्स कॉमर्स क्या आपके पास ये है क्या? गूगल है, गूगल में टाइप करो. चलो मैं यहाँ से करती हूँ.
ओके, $300 2003 मिलियन। हाँ, ₹22 करोड़। मिलियन इन रुपीज। ये अमाउंट आया है, तो कितना है ये? मुझे लगता है ओके, मतलब 23 अरब आ रहा है। एम आई राइट? 23 अरब रुपए का उनका एसेट है ना? मुझे लगता है इतना किसी का होगा क्या अभी के इसमें, है ना? या अभी हम किसी वैसे योगी को नहीं जानते, पर आज ऐसे योगी के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली हमारे मन में धारणा क्या होती है, योगी मतलब फकीर, है ना? योगी मतलब कौन? जो फकीर है। पर योगी मतलब फकीर नहीं, योगी मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में धनवान हो, धर्म में धनवान हो, है ना? ऐश्वर्य में धनवान हो, ज्ञान में धनवान हो, है ना? हर चीजों में वो धनवान हो, वो अमीर हो, वो योगी होता है। जो फकीर है, फटेहाल है, वो योगी नहीं है ना? वो तो सिर्फ ढोंग कर रहा है। अगर आपने योग सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें एक एक सिद्धि के लिए यम नियम आप जब पढ़ते हो ना, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय ना, अस्तेय में जब आपका मास्टरी हो जाता है तो क्या फल मिलता है उसका, मालूम है कि किसी को? योग सूत्र में अस्तेय मालूम है? अस्तेय क्या है? हाँ, चोरी करना। चोरी। हाँ, स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय उसके आगे अ लगा दिया तो अस्तेय मतलब चोरी न करना। लेकिन अगर आप स्तेय, है ना, अस्तेय में स्टेब्लिश हो जाते हो तो क्या होता है, सारे संसार का धन भी आपके सामने आ जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। हाँ, सर्वरत्न उपस्थानम, सारे दुनिया के जितने रत्न हैं वो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। अगर आपने अस्तेय में प्रतिष्ठित हो गए, उसमें मास्टरी आ गई आपको, तो योगी मतलब जो यम नियम का पालन करे वो योगी है। और जब आप यम नियम का पालन करोगे तो उसके जो फल है वो आपको बिना मांगे मिलते हैं, वो बाई प्रोडक्ट होता है ना? जैसे अगर आप योगा में आसन या प्राणायाम या कुछ भी, कोई भी एक अभ्यास करना चालू करो तो आपको अपना अच्छा स्वास्थ्य तो अपने आप मिलता है, उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना? तो वैसे ही योगा करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे तो आपको जो उसका फल है वो अपने आप मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम महेश योगी जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने इतनी ज्यादा संपत्ति बनाई है, उनका जो असेट है मुझे लगता है हमारे इंडियन योगी में अभी तक में सबसे ज्यादा है। और वो इतने ज्यादा अमीर थे कि उन्होंने अमेरिका से अपने लिए अपना आश्रम बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे एक अलग देश बनाना है। 200 साल के लिए वो उसे अमेरिका को पैसे दे रहे थे कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आपका रेंट कितना है? मुझे एक आइलैंड वो ले रहे थे कि मुझे ये जगह दे दो पूरा और मैं अपना एक अलग कंट्री बनाऊंगा। हाँ, जगताप जी कुछ पूछना है क्या? हाँ, बालाजी सर उनको म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो महेश योगी जी, लेकिन वो तो उस समय की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही होगी कि उन्होंने उनको परमिशन ही नहीं दिया कि ऐसे कोई भी धनवान व्यक्ति आके नया नया देश बनाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे चलेगी, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ पे अपना आश्रम बनाया था वहां पे उन्होंने अपनी करेंसी, अपना ही रिजर्व बैंक दूसरा बना लिया। और आज भी अमेरिका के कुछ स्टेट में उन्होंने जो करेंसी बनाई, जैसे हमारी करेंसी का नाम रुपया है ना, अमेरिका की यूएस की करेंसी का नाम डॉलर है, वैसे उन्होंने अपनी करेंसी का नाम राम रखा था। तो आज भी वहां पे राम जो है वो सिक्का या उस वो करेंसी अभी भी प्रचलित है और उसे उपयोग में लोग लाते हैं। तो महेश योगी जो थे वो भी इंडिया में ही बॉर्न हुए थे और उनका जो जन्म था
वो छत्तीसगढ़ में हुआ था और उनके जो परिवार था वो काफी धार्मिक था या ब्राह्मण परिवार में ही थे और मतलब उच्च जाति के इसमें थे वो। और उनका जो फैमिली का जो ट्रेडिशन था वो उनका पेशा जो था उनकी फैमिली का था वो लेखन करना था। इसकी वजह से इनके अंदर पढ़ाई लिखाई की चीजें वो बचपन से ही थी और बाद में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और वहां से उन्होंने फिजिक्स में पढ़ाई की और 1942 में उन्होंने डिग्री ली। ठीक, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1918 को, है ना, जबलपुर में। और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो मन था वो ऐसा लगा कि उन्हें इस आधुनिक दुनिया से अलग उनको योगा में ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो वो धीरे धीरे योगा में जाते हुए उन्होंने जो ये ज्योतिर्मठ जो है वहाँ के जो शंकराचार्य के स्वामी थे, है ना, उनके साथ वो रहने लगे। उनका नाम था ब्रह्मानंद सरस्वती। उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया और अपने आध्यात्मिक जो जीवन था उसमें वो आगे बढ़े। और महेश योगी लाइफ टाइम तक उन्होंने ब्रह्मचारी रूप में ही अपना जीवन पूरा जिया है। और वहां से शंकराचार्य की बहुत ही अच्छे शिष्य थे और उनके बहुत करीबी थे और उन्होंने उनके साथ, है ना, कई सालों तक साधना की। लेकिन जब ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे ज्योतिर्मठ, जब उनके ऐसा लगा कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उन्होंने उनको वहाँ का हेड नहीं बनाया, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के नहीं थे इसलिए उनको हेड नहीं बनाया। और शांतानंद सरस्वती करके एक उनके दूसरे शिष्य थे, उन्होंने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो गुरु के जाने के बाद फिर महेश योगी जो थे वो वहां से हट गए और उनके गुरु ने उन्हें ध्यान की कला को पूरी दुनिया में सिखाने का काम सौंपा कि आप पूरी दुनिया को ध्यान के बारे में समझाओ, बताओ। और इस तरह से 1953 में गुरु की मृत्यु के बाद वो पूरी दुनिया में ही घूमने लगे और दुनिया में घूमते हुए उन्होंने ध्यान की टेक्निक को सिखाना चालू किया। लेकिन उन्होंने ऋषिकेश में आश्रम भी खोला ध्यान की टेक्निक सिखाने के लिए। और उनको सबसे ज्यादा प्रचार तब मिला जब अमेरिका का एक, है ना, ये था बैंड था जो म्यूजिक बजाते हैं ना, ऐसा एक रॉक बैंड था द बीटल्स करके। वो बैंड जो है वो बहुत ही फेमस बैंड था और उस बैंड के लोग ऋषिकेश में आए और उन्होंने महेश योगी से, है ना, शिक्षा ली और ध्यान सीखा और उसकी वजह से ही वो बहुत प्रचलित हो गए। महेश योगी भी, वो बैंड भी और उनका ध्यान भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। और महेश योगी इंडिया में रह के ही इंडिया में बहुत सारे आश्रम खोलना चाहते थे और, है ना, लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो आश्रम बनाया था ऋषिकेश में और दूसरी जगह, गवर्नमेंट में उसको जो टैक्सेस भरते हैं ना, उसको लेके उनके साथ समस्या हो गई तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि यहाँ काम करने से अच्छा है मैं अपना ऑफिस कहीं, हेड ऑफिस कहीं और लेके जाता हूँ। और इस तरह से उन्होंने अपना जो इंडिया का हेड ऑफिस था वो स्विट्जरलैंड में लेके चले गए, सेलिसबर्ग में। उन्होंने वहां पे अपना मुख्यालय खोला और वहां से ही अपने सारे आश्रम को वो ऑपरेट करने लगे। और उसके बाद उन्होंने 1971 में अमेरिका में ही, है ना, अंतरराष्ट्रीय योग विद्यालय की स्थापना की और वहां से उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट और, ना, विश्वविद्यालय बनाए जिसमें अध्यात्म के प्रचार के साथ साथ दूसरी जो चीजें थी या जो रेगुलर स्टडी है वो भी सिखाया जाता था, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के बारे में भी सिखाया जाता था। और फिर उन्होंने एक मेडिटेशन बनाया जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, या हिंदी में हम उसको भावातीत ध्यान कहते हैं या टीएम मेडिटेशन। और वो टीएम मेडिटेशन उन्होंने 40,000 से अधिक शिक्षकों को सिखाया और उन शिक्षकों ने 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को उस मेडिटेशन में ट्रेंड किया। और इस मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने बहुत सारा, अगर आज तक कोई रिसर्च सबसे ज्यादा मेडिटेशन में हुआ है तो वो टीएम या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में ही हुआ है। और किसी ध्यान पे इतना ज्यादा
रिसर्च नहीं हुआ जितना कि इसके इफेक्ट को लेके, कि जिन लोगों ने मेडिटेशन किया, टीएम मेडिटेशन किया, उसका उनके शरीर पे, मन पे क्या प्रभाव हुआ, है ना। इसका सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर ये टीएम मेडिटेशन के साथ ही है, जो महेश योगी ने किया था अपने शिष्यों के साथ मिलकर। और उसके बाद तब से उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी और उन्होंने कई देशों में बनाए, और अपना है ना, हर एक देश में वो अपना आश्रम भी बनाते थे, स्पेशली अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह में उनके कई आश्रम हैं। और धीरे धीरे उन्होंने उनका जो ये टीएम मेडिटेशन था, उन्होंने जब उसको सिखाना चालू किया तो उसकी फीस ही उन्होंने कई डॉलरों में रखी थी, मतलब $50,000 इस तरह से रखी थी। और मेडिटेशन में क्या होता था कि वो एक मंत्र देते थे, पहले लोगों को, है ना, बुलाया जाता था। अभी तक वो एग्जैक्टली क्या मंत्र देते थे वो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी उनका शिष्य जो है उनको पहले ही बताया जाता था कि आपको ये जो मंत्र है या जो ये मेडिटेशन है वो किसी को बताना नहीं है। अगर आप ये मेडिटेशन किसी को सिखाओगे तो आपकी जो साधना है वो व्यर्थ चली जाएगी, उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो वो ऐसा मेडिटेशन था कि जिसमें आप को पहले, है ना, आप उनका 1 घंटे का उनका सेशन होता था जिसमें वो मेडिटेशन के बारे में समझाते थे, और 45 मिनट्स तक समझाते थे, और लास्ट के 15 मिनट में जिनको मेडिटेशन सीखना है उनका इंटरव्यू होता था, टीचर उनका इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू लेना मतलब कि आपको क्या समस्या है, क्यों मेडिटेशन करना चाहते हो, और उनकी प्रॉब्लम के ऊपर फिर उनको एक मंत्र दिया जाता था, और उस मंत्र को ही उनको कहा जाता था कि रोज 15 से 20 मिनट आपको सुबह नाश्ते के पहले और रात को डिनर के पहले करना है, 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके। और ये मेडिटेशन आपको उनको रेगुलरली करना पड़ता था, और जो टीचर थे वो कंटिन्यूअसली 3 महीने तक फॉलो लेते थे कि वो मेडिटेशन सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उनको ये स्ट्रिक्टली कहा जाता था कि आप बिल्कुल किसी को बताएंगे नहीं कि ये मंत्र क्या है, ताकि उस मंत्र का प्रभाव कम नहीं हो और स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए वो कहते थे कि किसी को बताना नहीं है, और उसके लिए वो प्रॉपर साइन वगैरह लेते थे कि आप ये किसी को बताएंगे नहीं तो अगर आपने किसी को बताया तो आपके ऊपर वो क्लेम, मतलब उनके ऊपर केस ठोक देंगे कि आपने मेरा मेडिटेशन दूसरे किसी को ऐसे ही बता दिया बिना मेरी परमिशन के। इस तरह से बहुत ही स्ट्रिक्टली वो ये मेडिटेशन दूसरों को सिखाते थे, और उनके शिष्य भी इसी तरह से सिखाते थे। और मेडिटेशन का जो कॉस्ट था वो भी बहुत ज्यादा था। और बाद में जो लोगों ने किया उसमें से उन्होंने वही बताया कि मंत्र होता है, और मंत्र को 20-20 मिनट तक आपको पूरी श्रद्धा के साथ, मन के साथ ये सीखना है। तो ये मेडिटेशन क्यों ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि इसमें कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ शांति से बैठना है और मंत्र जो दिया है उसी का जाप करना है मन में, है ना। और कुछ आसन नहीं करना है, सिर्फ जाप करना है या मेडिटेशन, वो मंत्र के ऊपर ही ध्यान लगाना है। सिंपल टेक्निक की वजह से भी ये मेडिटेशन बहुत फेमस हो गया। और जैसे आपको भी मालूम है कि सर्टेन मंत्र जो है वो हमारे ऊपर कितना अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो जो लोग, जैसे किसी को ऐसा है कि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो मंत्र दे देते थे, मंत्र के भाव को समझाते थे और किस भावना के साथ करनी है वो समझाते थे। तो अगर वो 15-15 मिनट रोज उस सच्चे भाव से वो प्रेयर करते था, चैंटिंग करते थे, तो लोगों को बहुत जल्दी उसका फायदा भी मिलता था, क्योंकि पॉजिटिविटी आती है और उस मंत्र का जो इफेक्ट है वो भी उसको मिलता था। तो इस वजह से भी वो जो उनका मेडिटेशन था वो बहुत फेमस हो गया। इसके अलावा जैसे आज अगर आप देखोगे तो श्री श्री रविशंकर जी और दीपक चोपड़ा जैसे जो लोग हैं वो उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के डिसाइपल हैं, महेश योगी के, है ना। श्री श्री रविशंकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो। और इसके अलावा भी वो लोग बहुत सारी किताबें या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब भी उन्होंने, उसका भी प्रचार प्रसार या उसको बनाना और अपने ना इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको बेचना, वो सब भी काम की वजह से उनका जो ये योगा का जो सब, है ना, कार्य था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा।
और इंडिया के अलावा भी उनका ज्यादा प्रचार इंडिया के बाहर ही हुआ और उनके वहां पे बहुत सारे शिष्य बनते चले गए। और इंडिया में महेश जी ने ना एक आश्रम बनाया था 1961 में, करीब 8 हेक्टेयर भूमि के ऊपर उन्होंने एक मतलब जंगल की एक भूमि थी, वन भूमि थी, वहां पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और वहां पे रह के ही वो ध्यान साधना करते थे। और उन्होंने वो स्थान इसलिए चुना था क्योंकि वो स्थान जो है वहां पे गंगा नदी बहती है और उनकी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे सकती है। लेकिन आज जो है वो जो आश्रम है ना, अभी वहां पे कोई नहीं रहता क्योंकि महेश योगी के जितने भी डिसाइपल थे, जितने उनके शिष्य थे ना, वो सारे के सारे जाके विदेशों में बस गए हैं और वहां पे ही वो सब अपना सेंटर वगैरह चलाते हैं। तो उनके जो इंडिया वाला जो सेंटर है जो कि जबलपुर में है, अभी उसकी देख रेख के लिए कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे राजा जी टाइगर रिजर्व जो है उन्होंने उसको नेचर के रूप में संभाल के रखा है और वहां पे लोग काफी लोग वहां पे घूमने भी जाते हैं। तो इस तरह से महेश योगी जो थे वो अमेरिका में बहुत ज्यादा या विदेशों में बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए और बहुत सारी किताबें भी लिखी। वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे पीपीटी में मैंने लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको याद किया जाता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या भावातीत ध्यान से। तो यूट्यूब पे ना एक वीडियो है, मैं वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो भावातीत ध्यान क्या है वो आप एक बार देख सकते हो, लेकिन वो मंत्र के साथ नहीं है, सिर्फ एक ध्यान की पद्धति है, वो उन्होंने बताया है। अभी उनके जो पब्लिश वर्क है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, है ना, या जो टेक्निक लिखी है, रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है ना, उसके बारे में यहाँ पे है। और उनकी मृत्यु जो है वो बहुत ही शांति से हुई, क्योंकि ऐसा लगा कि शायद वो जान चुके थे कि, है ना, पूरी लाइफ टाइम तक वो काम ही करते रहे। सिर्फ जब उनको ऐसा लगा कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रह गया, उनको ऐसा लगता है, उनको आभास हो गया होगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया, तो ठीक 1 हफ्ते पहले, सिर्फ 8 दिन पहले ही उन्होंने काम से छुट्टी ले ली कि अब मैं शांति से ना रहना चाहता हूँ, पीस में रहना चाहता हूँ, अब मैं अपने सारे कामों से मुक्ति। तो उन्होंने जिसका जिसका जो काम था उनको असाइन कर दिया और वो मौन धारण कर लिया उन्होंने और अकेले एकांत में बिताया। उसके ठीक 8 दिन बाद जब वो नींद में थे तभी वो चले गए। तो उनकी जो मृत्यु थी वो बहुत ही शांतिपूर्वक थी, बहुत पीसफुल होके वो गए। तो आपको मैं उनकी स्टोरी जो है वो भी भेजूंगी और उनके जो योगा के वर्क हैं वो सब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए। मैडम महेश योगी किसके शिष्य थे? बताया ना, ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, उनके शिष्य थे वो। वो ज्योतिर्मठ है वहां के गुरु थे वो। यस यस। है ना, उनके ज्यादातर डिसाइपल इनके महेश योगी के, अभी ये 2 नाम तो मैं अच्छे से जानती हूँ। और भी उनके डिसाइपल दीपक चोपड़ा तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेशनली बहुत बड़ा ब्रांड है योगा में उनका, है ना। और श्री श्री रविशंकर जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो योगा को किस तरह से आप, है ना, उससे जैसे कहा जाता है कि जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि योगी फकीर नहीं होता। योगी कौन है? जो अमीर है, हर चीज में जो अमीर है वो योगी है। ये बात उन्होंने ही बताई, महेश योगी ने, कि आपको हर चीज में अमीर होना चाहिए। तो ये महेश योगी थे। आज अब हम दूसरा एक योगी के बारे में जानेंगे जो उनकी ही तरफ बहुत फेमस थे और वो भी बहुत ही अमीर योगी थे। और वो तो कहा ही करते थे कि मैं अमीरों का गुरु हूँ, गरीबों का नहीं। तो उनके कहने के पीछे क्या चीजें थी, ऐसे क्यों कहते थे? क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मैं सिर्फ अमीरों को सिखाऊंगा, गरीबों को नहीं सिखाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता।
तो दूसरा नाम है ओशो का, रजनीश का, आचार्य रजनीश। ओशो का नाम किसी ने सुना है क्या? हाँ मैडम, हाँ पढ़ा है सुना है बहुत, मैडम, पढ़ा हाँ, है। बहुत पढ़ा है उसी के बारे में। हाँ हाँ, कहाँ पढ़ा है उनके बारे में? हम तो पुणे में रहते हैं, इसलिए उसके ओशो आश्रम भी देख के आए हैं। अच्छा, देख के आए हैं। हाँ, तब बहुत तो कुछ पढ़ा ही उनके, होगा। बहुत कुछ प्रवचन, बहुत कुछ उनके साहित्य पढ़ा है। हाँ, तो कुछ बताइए मुझे भी। ओशो के बारे में, चरित्र के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, जिसके ऊपर ऊपर पढ़ा है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, हाँ, जबलपुर में ही जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में, कि हाँ जबलपुर में। और उसको बस 21 वर्ष में क्या संबोधि हो गई, परम जागरण हुआ। हाँ, बस इतना ही, ज्यादा तो मालूम नहीं। लेकिन कोई उनके बात आगे नहीं। बहुत, तो उसने पर जैन, बौद्ध, हाँ, ताओ, उपनिषद वगैरह वगैरह बहुत लिखा है। एक लाख मतलब किताबें उनके लैब संग्रहालय में है, ग्रंथालय में। वो पढ़ते बहुत थे, एक दिन में ऐसा हाँ एवरेज निकाले तो 7 बुक एक दिन में पढ़ लेते थे। हाँ, मतलब वो क्या करते थे उनके बारे में, वो सिर्फ सुबह और शाम एक एक घंटा लेक्चर लेते थे। हाँ। और वो एक घंटे के लेक्चर के लिए वो 6 घंटे पढ़ा करते थे। और उनके बारे में ये भी फेमस है कि जैसे हम लोग जब लाइब्रेरी से बुक इशू करते हैं ना, तो लाइब्रेरी के पीछे हम अपना डालते ना कि किसने इशू किया है, लाइब्रेरी किस स्टूडेंट ने लिया है, स्टूडेंट अपना नाम या आईडी या डेट डालते हैं ना। तो ऐसी दुनिया की उन्होंने पता नहीं कितनी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी हैं। और कई कई किताबें तो ऐसी है दुनिया में जो फिलोसफी की, हाँ फिलोसफी की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन्होंने ही पढ़ी है, बाकी किसी ने वो किताब को तो पढ़ा भी नहीं है। हाँ। तो अभी तक हम जिन लोगों को जानते हैं एज ए योगी, मॉडर्न योगी में, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे योगी या फिलोसफी में जिसने सच में बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो या किताबें लिखो हो, तो हम ओशो को याद कर सकते हैं, या उनका नाम सबसे आगे रहेगा उसमें। और उनके बारे में क्या फेमस है, किसी को मालूम है क्या? बड़े उसने निडर, अमेरिका में, कोई भी काम बिगर डरे वो कर सकते थे। ऐसे कि वो बचपन में 12 साल की उम्र में वो स्मशान भूमि में जाके रात तक निकालते थे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, ये देखना चाहते थे। ओके, राजेंद्र जी। उनका एक बुक्स बहुत फेमस है। उस पर बहुत ही कौन सी लोगों बुक ने, है? विवादित भी थे, हम्म, बहुत से विवादों में भी थे। बहुत से विवाद भी थे। कौन सी बुक है? संभोग से समाधि तक। संभोग से समाधि तक। किसी ने हाँ, पढ़ी है क्या वो बुक? हमने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी ना, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि एक योगी है वो क्यों ऐसे बोल रहा है संभोग से, क्योंकि मैंने पढ़ी है वो बुक और मैं अपनी लाइब्रेरी में उसको सबसे आगे रखती हूँ। अच्छा। तो क्योंकि उसके अंदर जो लिखा है संभोग से समाधि की ओर, तो यहाँ पे हमारा जो संकुचित मन है वो संभोग के रूप में सिर्फ एक ही चीज देखता है, उसके आगे वो सोच ही नहीं पाता। और जो रजनीश जी थे वो उसके बियॉन्ड सोचते थे, उसके बियॉन्ड बताते थे। या उनके बारे में है ना, उस समय के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने एक बार डिक्लेयर किया कि मैं भगवान हूँ। तो हेडलाइन पेपर वाले तो सबसे पहले वही कैप्चर करते हैं ना, जो हाँ उनका पेपर बिका सके। तो उन्होंने लिखा कि आचार्य रजनीश को तो घमंड हो गया है, उसने बोला है कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवान का मतलब होता है भाग्यवान, या उन्होंने उसका जो इंटरप्रिटेशन दिया वो किसी ने नहीं देखा। तो उन्होंने बोला इस तरह से तो हर इंसान ही भाग्यवान है, वो खुद को भगवान बोल सकता है ना। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन न देख के लोग उनके बारे में जो गलत धारणा है उसको ज्यादा प्रचार करते थे। और तीसरी बात यह है कि उनकी जो सचिव थी, मुख्य सचिव जो उनके है ना, बोल सकते जो उनकी मैनेजर थी शीला करके, उन्होंने उनको चीट किया था, जिसकी वजह से भी उनके साथ विवाद जुड़ा। क्योंकि वो जिसके साथ जुड़ते थे उनके पास जैसे धन की वर्षा होती थी ना, इस तरह से होता था। उनके पास कहा जाता है कि 91 रोल्स रॉयल गाड़ियां थी, यहाँ पे तो 87 कुछ दिया है, पर जहां मैंने पढ़ा था तो वहां पे कुछ 90 इतनी रोल्स रॉयल गाड़ियां थी। रोल्स रॉयल गाड़ी के बारे में मालूम है क्या किसी को? जो सब कुछ उसमें ही सुविधाएं थी, सब अपनी नहीं गाड़ी में। मतलब वो जो गाड़ी, हाँ सुविधाएं होती है, लेकिन रोल्स रॉयल गाड़ी जो है वो कितनी महंगी होती है। हाँ हाँ। और वो
महंगी होने के साथ साथ वो सभी को नहीं मिलती है। मतलब वो ऐसे ही लोग को मिलेगी जो अमीरी का एक अलग मापदंड रखते हैं ना, सिर्फ उनको ही वो गाड़ी मिलेगी। अगर आप पैसा लेके जाओ कि चलो मैं पे करता हूँ मुझे दे दो, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ जो रईस हैं, है ना, जो खानदानी रईस है, सिर्फ उनके लिए वो गाड़ी निकलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती है। उस समय तो इंडिया में भी किसी के पास शायद ही रही होगी वो रोल्स रॉयल गाड़ी, जो इंडियन में से, लेकिन उनके पास 90 रोल्स रॉयल गाड़ियां थी, 90। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने अमीर थे, है ना, और उनको वो सब गिफ्टेड मिली थी। और उनके पास इतनी महंगी महंगी घड़ियां रहती थी ना, सोने की, ये है ना, हीरे की जड़ी हुई घड़ियां रहती थी। और वो कहा करते थे कि मैं तो अमीरों का भगवान हूँ, मैं गरीबों का गुरु नहीं हूँ, अमीरों का गुरु हूँ। वैसा क्यों कहा करते थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप ऐसे ही एक जर्नली देखने जाओ तो ओशो का जो टाइम पीरियड है 1970-80 वाला पीरियड है। उस समय हमारे भारत की परिस्थिति कौन सी थी कि भारत जो है आजाद होके उसके बाद भारत के जो लोग थे, इंडिया के लोग थे, वो रोटी कपड़ा और मकान उसके पीछे ही अपना पूरा समय बिता देते थे। उस समय हमारे पास फिलोसफी के लिए टाइम था क्या? एक कहावत है ना, भूखे पेट भजन नहीं होता है, और खाली पेट फिलोसफी समझ में नहीं आती है ना। तो उस समय हमारी स्थिति तो ऐसी थी। तो ओशो जो है वो हमारे इंडिया में बॉर्न हुए और समय से थोड़ा पहले बॉर्न हो गए थे। आज उनके विचार सबको समझ में आते हैं, लेकिन आज 30-40 साल के बाद समझ में आके क्या होगा? उस समय तो किसी ने नहीं समझा। उस समय लोगों को लगता था कि ये इंसान तो पागल है, या कुछ कर्मकांड या कुछ गलत धंधे कर रहा है अपने आश्रम में, इसलिए उनको बहुत सारे उलाहने और ताने झेलने पड़ते थे। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी सोच कितनी आगे की थी, है ना। और उनके आश्रम में भी लोग इसीलिए, क्योंकि उनका नाम विवादों से जुड़ा रहता था, क्योंकि उनकी जो अमेरिका में जब उन्होंने आश्रम खोला था, तब उनकी जो सचिव थी उसने उनको चीट किया, धोखा दिया कि इनके आश्रम में गलत गलत काम होता है, उसकी वजह से उनको वहां से भी जाना पड़ा, भागना पड़ा। इंडिया में भी जब आए तो इंडिया में कैसे पॉलिटिशियन जो थे वो चाहते थे कि वो उनका साथ दे, क्योंकि उनके वो इतने अमीर थे, या उन्होंने पूना में अपना इतना आश्रम बनाया है। तो उस समय पूना में ही, मतलब 1970-80 में ही, है ना, पूना में ही जो गांव बनाया था वो वहां पे सब इतनी ज्यादा सुविधाएं थी कि जो किसी एक, है ना, अमीर या प्रधानमंत्री के पास भी वो सुविधा नहीं रहेगी, वैसी सुविधा उन्होंने अपने उस आश्रम में करके रखी थी। तो उसकी वजह से कोई भी पॉलिटिशियन यही चाहेगा कि वो मेरी तरफ आ जाए तो मुझे ज्यादा लोग मिले। लेकिन उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने वो भी डिनाई किया कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। अब पॉलिटिक्स में नहीं गए, इसकी वजह से उनको पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट नहीं मिला, या भारत सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, और जिसकी वजह से उनको यहाँ से भी, है ना, बार बार भागना पड़ता था, या उनके बारे में दुष्प्रचार जो होते थे उसको मिटाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से वो ज्यादा उनके बारे में ये है। और पहले तो जब तक मैंने इनके बारे में पढ़ा नहीं था, मैंने भी इनके बारे में एमए में आके ही पढ़ा, उसके पहले मेरे मन में भी इनके लिए गलत धारणा थी कि ओशो मतलब कुछ ऐसा इंसान है ना जिसका नाम बहुत खराब है, या जो हमें स्पिरिचुअलिटी नहीं कुछ और सिखाता है, ऐसे मेरे मन में धारणा थी, क्योंकि मैंने उनको जाना नहीं था। लेकिन जब एमए में आके मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, तो मेरे लिए अगर आज कोई मॉडर्न गुरु है फिलोसफी में, अगर किसी को मैं फॉलो करती हूँ तो वो ओशो है। उनके द्वारा कही गई हर बात, आप यूट्यूब पे भी कितने सारे उनके वीडियोस ऑडियो अवेलेबल हैं, आप सुनो। वो इतना कॉमेडी के साथ सिखाते थे, या चीजों को इस तरह से सिखाते थे कि वो एकदम क्लिक हो जाएगी और एक्यूरेट रहेगी। और वो इतने विद्वान व्यक्ति थे ना कि जब चर्चा होती थी या सभाएं होती थी ना, जब उनको कोई एक टॉपिक दिया जाता था तो वो उस टॉपिक के पक्ष और विपक्ष, है ना, ओशो कहा करते थे कि मैं इस टॉपिक के पक्ष के ऊपर भी उतना ही कन्विंस आपको कर लूंगा जितना कि उस टॉपिक पे विपक्ष के ऊपर बात करके। मतलब अगर मैं बोलना चालू करूंगा पक्ष तो आपको कन्विंस कर लूंगा, अगर सेम टॉपिक के विपक्ष में भी आया तो भी मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। इतना उनका ज्यादा नॉलेज था। उसकी वजह से हर सभा में से उनको बाइकआउट किया जाता था, लोग उनको बुलाते ही नहीं थे।
कि ये जो है अगर हमने हिंदू की सभा रखी तो ये दूसरे धर्म को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या उसके इतने ज्यादा तथ्य पेश करते हैं तो हमें लगेगा हमारा हिंदू धर्म ही खराब है। या जिस टॉपिक को उस सभा में सबसे, जैसे कोई सभा रखी जाती है तो उसका एक थीम होता है, वो आके उसके अपोज में बोल के गए तो उस सभा का पूरा मजा ही चला जाता था। लोगों को लगता है ये तो मजा खराब करने के लिए चला आता है ना। लेकिन उनका जो नॉलेज था वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज था, है ना, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव नॉलेज था उनका। और उनके बारे में ये भी एक प्रचलित है कि वो हर आवाज नहीं आ रही मेरा। ओके सॉरी, हाँ सॉरी, शायद अभी आ रही है। इंटरनेट वीक था जिसकी वजह से, हाँ हाँ, इंटरनेट आज वाईफाई नहीं है तो मैंने मोबाइल के इंटरनेट से चलाया है, तो शायद से उसके लिए डिस्टर्ब हुआ। ओके, सत्व रजस तमस क्या है, किसी को मालूम है क्या? त्रिगुण है। नाम सुना है कभी? सत्व क्या है, रजस? त्रिगुण त्रिगुण है। है। उनकी क्वालिटीज क्या है? सत्व यानी सबसे बढ़िया। सत्व की क्वालिटी या रजस की क्वालिटी? हाँ, और रजस और तमस की क्वालिटी क्या है? तमस सबसे घटिया बताते हैं, रजस बीच में, उनके बीच में आता है। अच्छा, ठीक है, रजस तो लेकिन कर्म करे। सत्व को हम ऐसा उसको सिंपल शब्दों में जान सकते हैं कि सुख मतलब सत्व है, दुख मतलब रजस है, और मूढ़ अज्ञान मतलब तमस है। और तीनों में अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है, तीनों ही हमारी लाइफ का पार्ट है और नेसेसरी है। लेकिन सत्व हमेशा ज्यादा होना चाहिए या उसको डोमिनेंट होना चाहिए। तो रजनीश जी इस चीज को जानना चाहते थे, ये सत्व रजस तमस है क्या? तो तमस मतलब आलस, आलस मतलब कुछ ना करना, है ना, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं करना। तो उस चीज को समझने के लिए वो 1 महीने तक वो है ना सिर्फ बेड पे लेटे थे कि मैं सिर्फ खाने और नित्य कर्म करने के लिए उठूंगा, बाकी और कुछ किसी भी प्रकार का कर्म करूंगा ही नहीं, तमस में ही रहूंगा। और जानना चाहता हूँ कि तमस का लेवल क्या है, वो किस तरह से काम करता है। और फिर जब उन्होंने रजस को समझना चाहा तो 1 महीने तक लगातार वो चलते ही रहे, ठीक है। बीच में सिर्फ तब के लिए रुकते थे कि जब ऐसा लगता था कि अब एक पैर भी आगे नहीं जाएगा, और जैसे ही उनको होश आता वो चलना शुरू कर देते, कि ये रजस क्या है उसको समझने के लिए। और उसके बाद फिर सत्व के बारे में भी उन्होंने ध्यान लगाया। इस तरह से उन्होंने सत्व रजस तमस को प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। तो वो प्रैक्टिकली हर चीज को देखते थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आचार्य रजनीश, जिनको हम मोरू के नाम से भी जानते हैं ना, इस 20वीं सदी के सबसे महान योगी दार्शनिक, इस नाम से भी हम उनको जान सकते हैं। और उनका जो जीवन था या उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें कोई एक उपदेश नहीं था कि सिर्फ इंडियन फिलोसफी के बारे में बोले। उनका जो दर्शन था, फिलोसफी थी, वो बुद्ध की फिलोसफी, महावीर की, कृष्ण की, शिव की, जीसस की। तो वेस्टर्न और इंडियन दोनों फिलोसफी उनको महारत हासिल थी, ये उसके मास्टर थे वो। और इनका बचपन का जो नाम था वो कपड़े के व्यापार, ये इनका जो आवाज ठीक हो रहा है। जी
एक कोट लिखा है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे उनकी समाधि बनी है वहां पे ऐसे ही लिखा है कि ओशो ना तो कभी है ना पैदा हुए ना तो कभी मरे, वो सिर्फ एक विजिट किया, इतने तारीख को विजिट किया और इतने तारीख को चले गए, ऐसा एक कोट लिखा है, वो मैंने मेंशन किया है आपके पीपीटी में। और आचार्य रजनीश जो थे वो है ना 100 फीट के पुल से नीचे नदी में छलांग लगाना, उनको मतलब इतने वो निर्भीक थे कि उन्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता था। और विद्यालय हो, महाविद्यालय है, वहां पे जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, शास्त्रार्थ होता था, उसमें वो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। और उनका जो विचार था है ना, वो रूढ़ियों को छोड़ के जो एकदम है ना दबंग विचार रहते थे उनके, कि वो एकदम खुल के बोलते थे। उसकी वजह से जो रूढ़िवादी लोग थे ना, वो उनसे दूर ही रहते थे कि ये तो बहुत ही दिमाग का हटा हुआ इंसान है, इस तरह से उससे दूर ही रहते थे। और जो ये पंडित पादरी जो लोग होते हैं, वो सच में उन्होंने उनको जीवन दर्शन का ज्ञान कराया, कि उन्होंने सही दर्शन क्या है वो उन्होंने लोगों को बताया। और 1957 में उन्होंने दर्शन फिलोसफी से ही गोल्ड मेडल लेके अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया था उन्होंने, और वहां पे ही वो फिलोसफी के प्रोफेसर भी बन गए। जब वहां पे प्रोफेसर बने ना वो, तो सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि दूसरे जो क्लासरूम कॉमर्स के, साइंस के, वो सब भी उनकी क्लास में आके लेक्चर सुनते थे, तो उनका लेक्चर पूरा भर जाता था उनका क्लासरूम, है ना। तो उसकी वजह से जो वहाँ के अध्यापक थे ना, वो प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करते थे कि ये ओशो जो है वो सब बच्चों का डिसिप्लिन खराब कर रहा है। जब ये लेक्चर लेते हैं तो सारे बच्चे तो इनकी क्लास में होते, तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाता, हमारी क्लास में तो कोई आता ही नहीं है, तो इनका लेक्चर इनको बोलो कि अपने ही बच्चों को आने दे, दूसरों को मत ले। इस तरह से इनका प्रभाव था कि इनको जो एक बार सुनता था ना, वो इनका जबरदस्त फैन हो जाता था, फिर वो इनके हर प्रवचन में वो हिस्सा लेता ही था। और फिर और जब वो बाहर कोई आध्यात्मिक उपदेश या है ना कुछ करते थे, तो उस 60 से 70 हजार की भीड़ जमा हो जाती थी, एक दो की नहीं। और उस भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। जहां ये भाषण देने जाते थे वहां पे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। जो वहां की सरकार होती थी उनको बहुत मुश्किल आती थी, और इस तरह से उनका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। और 1970 में मुंबई आ गए, और मुंबई के जो लोग थे उन्होंने उनको ध्यान और योग या दर्शन के बारे में सिखाना चालू किया, जिसकी वजह से मुंबई के जो बहुत धनवान व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, या जो हमारे फिल्म स्टार हैं, है ना, विनोद खन्ना तो उन्हीं को लास्ट तक ये करते रहे, ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार थे जो उसके उनके डिसाइपल बन गए, अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए। और उनका ही ये जो उनके जो उपदेश होते थे है ना, उसी का सब जगह प्रसार प्रसार वो करने लगे। मतलब उनके एक दो शिष्य नहीं होते थे, लाखों शिष्य होते थे, जहां वो जाते थे वो हर किसी को अपना शिष्य बना लेते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने 74 में उन्होंने पुणे में ही आश्रम बनाया, और पुणे में जो आश्रम बनाया है वहां पे अभी भी बहुत सारे किताबें हैं, संग्रह है उनका, और किताबों का 30 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और जैसे इसके पहले बताया कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, और 650 से ज्यादा की किताबें उनकी पब्लिश हुई है। लिखा तो उन्हें उससे भी ज्यादा था। और मुंबई आए तो मुंबई में वो ज्यादा दिन रह नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का जो वेदर था, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तो उनको ब्रीदिंग की तकलीफ होने लगी, तो वो फिर से पूना में चले गए। लेकिन उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ तो 81 में वो अमेरिका चले गए, और अमेरिका में ही उन्होंने ना करीब 64-65 हजार एकड़ की जमीन खरीदी, और वहां पे ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। तो रजनीशपुरम करके एक जगह उन्होंने वो जो आश्रम बनाया रजनीशपुरम करके, और वो उस आश्रम में ही कितने सारे लोग आने लगे, और वहां जाके बस भी गए लोग उनका कि हम इनके साथ ही रहेंगे। लेकिन जो उनकी मैंने बताया कि उनकी जो सचिव थी, उनकी जो मैनेजर थी, उन्होंने उनको चीट किया, और उनके ऊपर ना जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसके साथ मिलके कि ये यहाँ पे गलत काम होते हैं, ओशो जो है लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं, इस तरह से करके उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं थे, लेकिन उनको 5 घंटे ही जेल हुई थी, लेकिन उस 5 घंटे को जो यात्रा थी उन लोगों ने 8 दिन में पूरा किया। अमेरिकन जो ये सैनिक थे उन्होंने उनको 8 दिन तक घुमाया,
और उस 8 दिन में उन्होंने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनको ड्रग्स देते थे, उनको पॉइजन देते थे, स्लो जो पॉइजन था ना, ऐसा पॉइजन देते थे। और वहां से फिर अमेरिका से वो वापस आ गए, लेकिन आने के बाद वो पॉइजन और जो ड्रग उनको दिया गया था उस 8 दिनों में, उसकी वजह से उनकी सेहत बहुत गिरने लगी। और है ना, सेहत गिरने की वजह से फिर उन्होंने धीरे धीरे उनका जो सांस था गिरने लगा, और अचानक एक दिन शाम को डिक्लेयर हुआ कि 5 बजे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी जो मृत्यु थी वो भी बहुत ही लोगों को पहले तो ऐसा लगा कि जो उनको पॉइजन दिया गया था उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन बाद में ऐसा भी पता चला कि शायद उनके ही शिष्यों में पैसों के लेके, है ना, कि इतने सारा जो उनके पास राइट्स हैं किताबों के या उनकी जो संपत्ति है उसको लेके ही कुछ विवाद होगा, और उनके डॉक्टर ने या उनके जो सहयोगी थे उन्होंने ही उनको जहर दे के मार दिया होगा। क्योंकि उनको जब उनकी मृत्यु हुई और उनको जब जलाया गया उसके बीच में बहुत कम गैप रखा गया कि उनके जो बाकी लोग आके उनका दर्शन कर सके, वो किसी को मौका ही नहीं दिया गया और सीधा उनकी बॉडी को जला दिया गया। इसकी वजह से उसको भी एक कहा जाता है कि वो एक, है ना, किसी को मालूम नहीं है आज तक कि क्या हुआ उनके साथ। और उनकी जो किताबें वगैरह जो उनका सब असेट था उसके ऊपर भी जो फॉरेनर थे उन्होंने अपना क्लेम किया, और क्लेम करने के बाद तो इन जो पूना में है तो उनका आश्रम, उन लोगों ने भी क्लेम किया। मतलब उनके मरने के बाद सब उनके एसेट के लिए, है ना, ये होने लगा कि कौन लेगा उनके एसेट को, कौन संभालेगा। तो बाद में हमें जो फॉरेनर थे उन्होंने दिखाया कि वो ऑलरेडी उनको देके गए हैं। उन्होंने सब अमेरिका वाले जो लोग थे, जो वहाँ के डिसाइपल थे, उन्होंने अपना सब कुछ उनके नाम पे किया है। और पूना वालों ने केस किया, और रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले ही उनको फिर रिजल्ट आया कि वो केस हार गए हैं पूना वाले, क्योंकि ऐसा उन लोगों ने सिग्नेचर दिखाया कि उन्होंने हर जगह अंगूठा लगाया है या सिग्नेचर किया है। और कोर्ट में तो यहाँ तक भी साबित हुआ कि वो सिग्नेचर नकली है, लेकिन फिर भी इंडिया वाले जो है वो केस हार गए, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उनको ज्यादा उनके बारे में इंटरेस्ट नहीं है, ओशो के बारे में, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा इसके बारे में प्रचार ओशो के बारे में नहीं होता है ना। लेकिन वो इतने बहुत ही अच्छे और ग्रेट फिलोसोफर थे, तो उनको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता उनके कामों को। ठीक है, तो इस तरह से ओशो के बारे में है। और उनका नाम जो बहुत सारे लोग, ऐसा जब वो पूना में थे आश्रम में, तब ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने ये आरोप लगाया कि वो लोगों को धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर करते हैं, या उनके जो आश्रम है वहां पे सेक्स रैकेट चलता है। वो इसलिए होता था कि ऐसा कुछ नहीं होता था वहां पे, लेकिन जो डिसाइपल, उनके जो शिष्य विदेशों से आते थे ना, अगर उनको आश्रम में रहना है तो उनका वीजा खत्म हो जाएगा तो उनको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन उनको यहाँ रहना होता था। तो वो क्या करते थे, पूना में ही जो गरीब लोग रहते थे उनको पैसा देते थे नकली शादी करने के लिए। और वो नकली शादी होती थी, गांव वालों को पैसा मिल जाता था, और नकली शादी करके उसकी वजह से वो जो शिष्य है वो वहां पे रुक जाते थे। तो उसकी वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, है ना, या सेक्स रैकेट चलाते हैं। ये से बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे, पर ऐसा बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सब उनको बदनाम करने के लिए किया गया था। लेकिन इनके बारे में, और हम इनका जो ओशो का जो मेडिटेशन, ऐसे तो ओशो ने 100 से ज्यादा मेडिटेशन पद्धति सिखाई है, लेकिन डायनामिक मेडिटेशन एक है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है उनके बारे में। और डायनामिक मेडिटेशन जो है उसके बारे में स्टेप वाइज मैंने आपको यहाँ पे दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। उन्होंने कितनी सारी अपनी जो बुक पब्लिश की है वो सारे बुक्स के नाम ये सब आपको दिया है। तो डायनामिक मेडिटेशन में क्या होता है कि ये 1 घंटे का मेडिटेशन है, उसको 5 स्टेज में डिवाइड किया है। और 5 स्टेज में है ना, जो सबसे पहला स्टेज रहेगा उसमें आपको सबसे पहले, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, वैसे ब्रीदिंग करना है, लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग करना है या डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे पैटर्न रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं ना, या आप बोल सकते हो योगिक डीप ब्रीदिंग, वैसा योगिक डीप ब्रीदिंग के बाद आप
या तो कपालभाति भी कर सकते हो अगर फोर्सफुल, या भस्त्रिका, कपालभाति या डीप ब्रीदिंग। इस तरह से आपको पहले में ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। फिर दूसरे में आपको अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देना है दूसरे स्टेज में 10 मिनट्स के लिए। इतना ढीला छोड़ दो कि जैसे बॉडी को जहां जाना है वहां जाने दो, ठीक। और उसके बाद आपको जो भी मन में आ रहा है, अगर आपको चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्ला, और रोने का मन कर रहा है रो, जंप करना है, किक करना है, शेक करना है, जो करने का मन करे वो करो। और उसके बाद थर्ड स्टेज में 10 मिनट के लिए आपको हो करके ऐसे शाउट करना है, हो का उच्चारण करना है जोर जोर से, और हाथ ऊपर लेना है, हाथ ऊपर करके हो बोलना है, ठीक। सिर के ऊपर हाथ लेते ना, ऐसे करके हो करना है, जंप करते हुए हो, और नीचे आके रिलैक्स करना है। तो ये 10 मिनट तक करना है। और सारी चीजें, इसका नाम ही डायनामिक इसलिए है क्योंकि सभी चीजें फास्ट फास्ट करनी है आपको, है ना, फोर्सफुल फास्टर करना है। और उसके बाद जब ये हो जाएगा ना, जैसे आपने पहले कपालभाति या डीप ब्रीदिंग किया, उसके बाद आपको जो करने का मन किया वो आपने किया, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ते हुए, जैसा मन कर रहा है जंप करना, नाचना, जो भी कर रहा है वो। और उसके बाद फिर आपको, है ना, हो करना है, हो का साउंड करना है 10 मिनट तक, जंप करते हुए, हाथ ऊपर लेके हो और हाथ नीचे करके, फिर जंप करते हुए हो और हाथ नीचे करके रिलैक्स। इस तरह से फास्ट करना है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद ना, उसके बाद के 10-15 मिनट आपको बॉडी को स्टैचू की तरह स्टेडी कर देना है, फ्रीज कर देना है। अचानक से जब वो बोलेंगे स्टॉप, तो आप जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में ही स्टॉप हो जाओ। खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, हाथ ऊपर है कि एक हाथ नीचे है, जैसे स्टैचू होता है ना, हम लोग गेम खेलते हैं ना स्टैचू वाला, वैसे ही बिल्कुल आपको 10 से 15 मिनट बिना हिले, एकदम मूवमेंट, बिना मूवमेंट के आपको रुकना है वहां पे। और उसके बाद लास्ट का जो 10 से 15 मिनट का टाइम है, जिसमें आपको सेलिब्रेट करना है, मतलब आप या तो एकदम स्लो म्यूजिक में डांस कर सकते हो, आप बैठ के आंखें बंद कर सकते हो, अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आपको साक्षी भाव से ये सब करना है। म्यूजिक कर सकते हो, डांस, लेकिन एकदम स्लो सेलिब्रेट करना है उसको, ठीक है। लास्ट के 10-15 मिनट इस तरह से 5 स्टेजेस में ये डायनामिक मेडिटेशन है। तो ये डायनामिक मेडिटेशन ओशो ने जो बनाया है वो ज्यादा उनके बारे में फेमस है। किसी को कुछ जानना है या पूछना है तो बताइए। और पिछले सारे क्लासेस में भी हमने जो कुछ भी क्लासेस किए हैं, उसमें से किसी को कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप लोग वो भी बता सकते हो, क्योंकि आज बुधवार है ना, तो गुरुवार को कल मेरा लास्ट सेशन